हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? कैसे हो? यस यस यस, वी आर बैक विद पार्ट 9। यस, आई नो। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो कि दीदी की क्लासेस ही खत्म नहीं हो रही हैं, है ना। एक तो पहले बार वो हमें बिना बताए चली जाती है, 2 दिन क्लास भी नहीं लेती हैं। आई नो मैंने आपकी थर्सडे और फ्राइडे को क्लास नहीं ली थी, मुझे पता है। एंड आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको पहले बताया भी नहीं, एक्चुअली प्लान नहीं था लेने का, प्लान नहीं था ऑफ लेने का। बट क्या हुआ, जैसे आप स्टूडेंट हो, है ना, वैसे ही मैं भी स्टूडेंट। ठीक है, तो आपकी भी पढ़ाई होती है जैसे, वैसे ही मेरी भी पढ़ाई होती है। आपको जैसे असाइनमेंट मिलते हैं वैसे ही मुझे भी मिलते हैं। तो मैं वही असाइनमेंट प्रैक्टिकल करने की वजह से ना, मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाई। बट देन आई थॉट कि तुम्हारा ये थोड़ा काफी पीछे चल रहा है, जैसे तुम्हारे जो जूनियर्स हैं 11th वाले, उन लोगों का ऑलरेडी सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है। बट तुम लोगों का नहीं हो पा रहा है अभी, है ना, तुम लोगों का थोड़ा लंबा जा रहा है। तो आई थॉट कि ये जो सैटरडे संडे होगा ना, तो जैसे आज सैटरडे है, तो आज अपन लोग क्या करेंगे, तुम्हारा एक 5 बजे अभी की क्लास जो अभी तुम देख रहे हो, ये 5 बजे की है। और एक और 7 बजे मैं क्लास डाल दूंगी, और एक और सेम वाइज मैं कल तुम्हारे लिए दोपहर 12 बजे डाल दूंगी, और एक शाम के 7 बजे डाल दूंगी, ठीक है। या 5 बजे डाल दूंगी शायद, मतलब ऐसे डालूंगी इस वजह से कि तुम्हारा ये कल तक में ना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मंडे से ना अपन लोग थर्ड चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। बिकॉज आई नो ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच रहा है, बट तुम ये भी समझ सकते हो कि ये चैप्टर है भी बहुत लंबा, ठीक है। तो इस यही मेरा भी का प्लान है, अभी अपन लोग ये करेंगे, ठीक है। मैंने थर्सडे फ्राइडे क्लास नहीं ली थी, तो बिकॉज दैट वाज माय फॉल्ट। मैं तुम्हारी जो क्लासेस हैं उसको शेड्यूल कर दूंगी ये सैटरडे संडे में, ठीक है। आज होगी, अभी हो रही है 5 बजे, अभी फिर होगी तुम्हारी 7 बजे। फिर तुम्हारी कल दैट इज संडे को होगी तुम्हारी एक क्लास होगी 12 बजे, जो तुम्हारी होगी पार्ट 11। और पार्ट 12 तुम्हारा होगा शाम के 5 बजे, जहाँ पर हम लोग इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ग्लॉसरी टर्म्स हैं, हम वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है। और फिर मंडे से अपन लोग शुरू कर देंगे तुम्हारा क्लास, सॉरी, तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंज। अच्छा, अभी वो सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, कैसा चल रहा तुम्हारा पूरा हफ्ता? हाउ वाज द वीक? हाँ, कोई तुम्हें नया नया कुछ पता चला, जैसे तुम्हारे नए एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ आया? पीरियोडिक शुरू होने वाला है या कुछ होने वाला है? अगर पीरियोडिक शुरू होने वाला है तो जस्ट सेंड मी अ मेल, ठीक है। तो जस्ट सेंड मी अ मेल, आई विल मेक बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर यू, जो जो तुम्हारे चैप्टर्स आने वाले हैं, जो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। जिन जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इसको प्लीज जाके ज्वाइन कर दो, ठीक है। ओके, सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई कैन अज्यूम कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि साइड में एज यू कैन सी मेरे पास कोई लाइव चैट नहीं है। तो अपन लोग ऐसे वन ऑन वन बात भी नहीं कर सकते हैं, है ना, मैं तुम्हारी चैट्स नहीं पढ़ सकती हूँ। सो हम लोग वो भी जल्दी करेंगे। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी ऐसे ही रिकॉर्डेड ही क्लास चलेगी, जिसकी मदद से आपके सिलेबस में कोई कमी नहीं रहेगी, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो आई अज्यूम यू आर डूइंग वेल, है ना। एंड हैप्पी सैटरडे टू एवरीवन, ठीक है। तो आई होप सुबह में उठ तुम लोग थोड़ा अच्छे से उठ गए होगे, टाइम से उठ गए होगे, अच्छा अच्छा खाया होगा, अच्छा अच्छा अपने पेरेंट्स की बात भी सुन ली होगी, थोड़ा घर का काम भी कर लिया होगा, है ना। तो यही है बात जो है। ओके, सो बिना किसी विलंब के एक बार हम, हमारी क्लास की परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन क्या है कि हम लास्ट क्लास में जो पढ़ते हैं उसको हम एक प्रेजेंट क्लास में रिकैप करते हैं, राइट। यस, तो हम यहाँ पे भी आज वही करेंगे। आज हमारा जो पेन है, आज हम पेन कौन सा यूज करें? दीदी ने पहना है ब्लू, तो लेट्स यूज ब्लू ओनली, ठीक है। अभी ब्लू ही इस्तेमाल करते हैं, चलो, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या याद किया था, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वेंसडे को हमने क्या पढ़ा था? तो बोलोगे दीदी हमने कल रात में क्या खाया था, मैं वो भी नहीं याद। तो आप हमसे पूछ रहे हो हमने वेंसडे को क्या पढ़ा था। देखो, ऐसा अगर कोई है यहाँ पर जो मुझे ऐसा कुछ सोच रहा है, जिसके मन में ये सवाल चल रहे हैं, ठीक है, तो सुधर जाओ तुम लोग, समझ में आ रही है बात? सुधर जाओ, ऐसे नहीं चलेगा कुछ, समझ में आ रही तुम्हें? ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या करना है, तुम बोलोगे दीदी आज एनर्जी, दीदी की एनर्जी, दीदी की रोस्टिंग आज, यस दीदी आज थोड़े
अच्छी एनर्जी के साथ आई है, डबल एनर्जी के साथ आई है, ठीक है। सो हाँ, लास्ट क्लास में हमने वेंसडे को क्या पढ़ा था, हमने बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनालिटी एंड कल्चरल अप्रोच टू पर्सनालिटी पढ़ा था। क्या कि पर्सनालिटी को समझने के लिए, जैसे हमने अभी तक शुरू से जैसे पढ़ा, टाइप अप्रोच पढ़ा कि बहुत तरीके के टाइप ऑफ पर्सनालिटीज होती है। हमने ट्रेट पढ़ा कि अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। फिर हमने साइकोडायनेमिक, फ्रॉइड अंकल के बारे में बात करी, फ्रॉइड जी के बारे में बात करी थी, है ना। फिर हमने उनके शिष्यों के थ्योरीज पढ़े थे। फिर हमने बिहेवियरल अप्रोच भी पढ़ा था कि बिहेवियर से भी, बिहेवियरल प्रिंसिपल पे भी कैसे पर्सनालिटी को आप समझ सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली कल्चरल अप्रोच जो है, कल्चर को भी आप कैसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इस बारे में ये है ना। तो जैसे बिहेवियरल अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो बिहेवियरल अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था, इनका क्या मानना था कि हर चीज जो हम सीखते हैं, जो हम याद करते हैं, जो हम, हाँ, जो हर चीज हम समझते हैं, वो सब हम किस चीज पे करते हैं, लर्निंग होती है उसकी हमारी, हम एक्सपीरियंस होता है, जो भी हम बिहेवियर शो करते हैं, इट इज समथिंग अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तुम्हें भूख लगी है, तुम किचन में गए, तुमने खाना खाया, तुम्हारी भूख क्या है, तुम्हें भूख लगना क्या है, तुम्हारा स्टिमुलस। भूख लगने से तुमने खाना खाया, तो खाने के लिए तो तुम्हारा खाना क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स। भूख लगा, दैट इज अ स्टिमुलस। खाना खा लिया तुमने, दैट इज द रिस्पॉन्स, यही है। तो बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल भी इसी के ऊपर काम करता है कि हमारा बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। सिंपल सी बात है, एज अ रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, यही बात हमने करी है अभी तक। यस। अब इनके हिसाब से तो तुम्हें ये भी पता है कि इनका बिहेवियर जो होता है वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, इनका बिहेवियर वेरीफाइबल होना चाहिए, है ना। ये सब हमने चीजें पढ़ी थी। और स्टिमुलस ड्रिवन होता है जी, है कि नहीं। स्टिमुलस ड्रिवन होता है, रीइंफोर्समेंट देते हैं तो बिहेवियर बढ़ता है, पनिशमेंट देते हैं तो बिहेवियर कम होता है, ये सब हमने पढ़ा है। बिहेवियरिज्म के बारे में कहाँ पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, चैप्टर 5 में। अब बोलोगे मैम दीदी चैप्टर 5 क्लास 11, हाँ मुझे पता है मुझे, तुम लोगों ने पढ़ाई तो करी नहीं है ना। पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, बस एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लोगे और उसके बाद एग्जाम में सब लिख के आ जाओगे और फिर सब भूल जाओ। आई नो, आई नो, आई एम अवेयर विथ तुम लोगों का जो ये है ना जेंजी वाला जो माइंडसेट, आई एम वेरी वेरी मच अवेयर विथ दिस। सुधर जाओ, पढ़ाई कर लिया करो अच्छे से, ठीक है। एटलीस्ट क्लास 11 की चीजें क्लास 12 तक तो याद रखो, लिंक करती हैं सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिक यही था कि जो भी आप बिहेवियर शो करते हो वो किसी स्टिमुलस का एज ए रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो इन लोगों ने यही देखा, जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि जब हमारी पर्सनालिटी भी होती है, हमारी पर्सनालिटी भी एक तरीके, जब हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, जब हम किसी स्टिमुलस की तरफ अपना बिहेवियर जब शो करते हैं एज ए रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, तो हमारी पर्सनालिटी भी उसी बेसिस पे डेवलप, लर्निंग से, एक्सपीरियंस से, हैबिट से, इन सब चीजों की वजह से हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो उन्होंने डेवलपमेंट किस चीज में देखा, एज अ चेंज इन अ रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक, अ पर्सन लर्न्स न्यू बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई एंड एनवायरमेंट, ठीक है। अब जैसा मैंने अभी तक तुम्हें बताते आ रही हूँ कि पर्सनालिटी का जो इनके लिए जो यूनिट था, मेन यूनिट था, वो था रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब बिहेवियर जो हर किसी स्टिमुलस के बेसिस पे या हर सिचुएशन के बेसिस पे होता है। भूख लगी होगी तो तुम्हें खाना खाओगे, भूख लगी तो तुम खाना खाओगे, लेकिन अब बात होती है इसमें भी पर्सनालिटी। किसी किसी को है कि मुझे मीठा ही खाना अच्छा लगता है, प्रेफरेंस। किसी किसी को है मुझे तीखा ही खाना अच्छा लगता है ना। तो ये भी होता है कि हम लोग उस चीज में भी बहुत चूजी होता है। जैसे तुम, एक कुछ बच्चे होते हैं जो तुम्हारी तरह, जिनको सब्जियां खाना नहीं पसंद, नहीं पसंद ना, इसलिए बोला तुम्हारी तरह बच्चे कुछ होते हैं। तो मेरी तरह नहीं होते क्योंकि मैं सारी सब्जियां खाती हूँ एक्सेप्ट कटहल। तो मतलब वो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को कद्दू, लौकी, घिया, टिंडे, मतलब दीदी छी छी छी, शाम में ऐसी बातें कौन करता है, शाम में तो मोमोज, गोलगप्पे, आइसक्रीम, पेस्ट्री, ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन नहीं, बच्चे ये सब नहीं खाते। और जैसे उस बच्चों में तुम भी आते हो, जो तुम लोग भी ये चीजें नहीं खाते। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा, उसको खिलाया जाता है वो चीज, फिर जब बच्चा खाता भी है तो हम उसको रीइंफोर्स करते हैं कि हाँ वो उस चीज को खाएगा, उस चीज का बिहेवियर बढ़ेगा, यही चीज हम करते हैं, हाँ कि ना, है ना। लेकिन विथ
टाइम क्या होता है, विद टाइम बच्चा वो चीज खाना सीख जाता है, वो बच्चा उसका टेस्ट डेवलप कर लेता है, वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो किसी भी बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करने पे क्या होता है, पहले जो हमारी जरूरत होती है वो धीरे 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 कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट है। जो एक टाइम पे हमारी जरूरत हुआ करती थी, अब वो हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। ये लिखा है, रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सोशल नीड एंड एनर्जाइजेस बिहेवियर। पहले भूख लगती थी तो हम खाना खाते थे, अब ऐसा है कि हाँ वो मेरी पर्सनालिटी को मैच करता है, इसीलिए अब मैं वो खाना खाता हूँ। या पहले मुझे था, जब मुझे अपने दो जब मैं अकेला फील करता था तब मैं दोस्तों से मिलता था, अब मेरा ऐसा हो गया है कि आई नीड पीपल अराउंड मी, अब मेरी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है। सिंपल, जो पहले जो जरूरत थी अब वो मेरा पर्सनालिटी बन गया। समझ में आ रही है बात? यही लिखा हुआ था। इसके बाद हमने बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज क्लास 11th में पढ़ी थी, जो आई होप तुम्हें याद नहीं होगी, आई अज्यूम तुम्हें याद होगी, बट मुझे बहुत 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 ज्यादा श्योरिटी है कि तुम्हें याद भी नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ा था। आउट ऑफ ऑल दीज हमारा यहाँ पर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है, इसमें हम ज्यादा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर बात करते हैं, जहां पर हमने ये देखा था कि कैसे जब हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो कैसे जब हम लोगों की मिमिकिंग करते हैं, मतलब वो अगर ऐसे ब्रश कर रहा है तो हम भी उसको देख के ऐसे ही ब्रश करते हैं, है ना। जब हम ये सारी चीजें करते हैं ना, तो इन सब चीजों की वजह से हमारी लर्निंग बढ़ती है, सोशल लर्निंग एम्फसाइज होती है, एंड हमारा वो पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ नया नहीं। रही बात हमारी कल्चरल अप्रोच की, तो इसमें यही था जहां पे तुम्हारा कल्चर तुम्हारे पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। जो इंसान, मतलब इसमें क्या हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एनवायरमेंट, तुम्हारा कल्चरल एंड इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, तुम्हारा तुम कहाँ रह रहे हो, तुम्हारा वहाँ का जोग्राफिकल रीजन क्या है, पेड़ पौधे हैं या नहीं, सड़क है या नहीं, बिल्डिंग्स हैं या नहीं, कितना पेड़ पौधा है, कितना पहाड़ है, कितने क्या, सब कुछ हम देखते हैं। उसके बेसिस पे तुम्हारा पर्सनालिटी डिफर करता है, क्योंकि हमारा बेसिक कल्चरल अप्रोच में एक फोकस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, तुम्हारे पैसे कमाने की, तुम्हारा जीवन यापन जो हम बोलते हैं लाइवलीहुड, उसका वो सोर्स है क्या, क्या तुम्हारे पास उस चीज का सोर्स है या नहीं। तो इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए हमारी इस बुक ही में दो चीजों के बारे में बात करी गई है। एक है ट्राइबल लोग, जो जंगल, जो मतलब जंगल वगैरह में जो रहते हैं, ट्राइबल लोग। और एक है जो जैसे हम लोग जो शहर में रहते हैं, तो जो ट्राइबल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका कोई फिक्स घर तो होता नहीं है, वो आज यहाँ है तो कल वहां चले जाएंगे, फिर कहीं और, क्योंकि वो जंगल में अलग अलग अपना, अलग अलग जंगल में अलग अलग घर बनाते हैं अपना, है ना, एक जंगल से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो जहां भी जाते हैं वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, अपने बच्चों को क्या बांध के रखते हैं हमारी तरफ, हमारे पेरेंट्स जैसे हमें बांध के रखते हैं, कि बांध के रखना ऐसे कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन में रखना, कि यार तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे। क्या ट्राइबल लोग ऐसा करते हैं? नहीं, वो अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, क्योंकि उनका जंगल ही उनका घर है, तो वो दे से कि तुम जाओ, तुम पूरा जंगल एक्सप्लोर करो, और वहां पे सीखो कि कैसे शिकार किया जाता है, कैसे चीजें कलेक्ट करी जाती है, ये सब चीजें सीखो जाके। तो जब बच्चों को वो छूट दे दी जाती है, तो बच्चे क्या होते हैं, अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंटली सारी एक्टिविटीज कैरी आउट कर लेते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, जैसे हम लोग किसी भी के लिए भी किसी काम पे किसी और के ऊपर निर्भर करते हैं, वो लोग कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो जाएंगे, पूरा जंगल एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करके व्लॉग नहीं बनाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जाएंगे वहां पर चीजें देखेंगे कि अच्छा ये ऐसे होता है, शिकार इसका ऐसे होता है, और चीजें हमें, अपना फल अगर हमें खरीदना नहीं है, कलेक्ट करना है, तो हमें ऐसे लेना है, लकड़ियां हमें ऐसे लेनी है, ये सब वो सीखते हैं। अकेले डिसीजन लेते हैं, बिना किसी रोल एंड रिस्ट्रिक्शन के, तो इंडिपेंडेंट होते हैं, कि बिना किसी के हेल्प के काम करते हैं, सारे अपने फैसले अपने बलबूते पे लेते हैं, और उनका जो भी बिहेवियर होता है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड, मतलब उनको पता है कि मुझे किस बात पे रिस्क लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। क्योंकि जब शिकार आप करते हो तो उसमें आपकी जान का भी वो होता है ना, कि मतलब उसमें कितना रिस्क होता है आप शिकार जब करते हो, तो ये सब चीजें उनमें ऑलरेडी बचपन से ही इनबिल्ट होती है। अब तुम ये बोलोगे ये सारी चीजें हमारे अंदर होगी, जो लोग बच्चे लोग शहर में रहते हैं एटलीस्ट वो बच्चों में होगी,
नहीं होता, क्योंकि सबके पेरेंट्स इतने लिबरल एंड ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। वो लोग सब अपने बच्चों को कोई भी काम अपने बलबूते पे करने नहीं देंगे, अपने डिसीजन अपने बलबूते पे लेने नहीं देंगे, और अचीवमेंट रिस्क नहीं लेने देंगे, अरे नहीं नहीं ये मत करो इसमें बहुत रिस्क है। तो यहाँ के लोग वो नहीं करते। तो इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी पैटर्न्स बहुत ज्यादा डिफर करती है, बहुत ज्यादा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल्चर में आपके स्किल क्या है, आपकी क्षमता कॉम्पिटेंसी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी कल्चर में कौन सा रिचुअल है, कौन सी सेरेमनी है, कौन सा प्रैक्टिस है, हर एक चीज आपके पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो कल्चरल अप्रोच जो है पर्सनालिटी को यही समझता है कि जब एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को उस कल्चर के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, दैट इज अ कल्चरल अप्रोच। एज अ इंडिविजुअल मैं दिल्ली में आके मैंने दिल्ली का कल्चर अडेप्ट कर लिया, तो मेरी पर्सनालिटी दिल्ली वालों की जैसी हो जाएगी। अब अगर मैं दिल्ली से उठ के राजस्थान चली जाऊं या भोपाल चली जाऊं या मैं कहीं भी चली जाऊं, तो वहां पे जाके क्या होगा, वहां पे जाके ये होगा कि मैं वहां के लोगों की तरह अडेप्ट हो जाऊंगी, मैं उनके कल्चर में अडेप्ट कर जाऊंगी। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारी पर्सनालिटी भी अकॉर्डिंगली अडेप्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ 19-20 का तो फर्क होगा ही होगा। तो थर्सडे जो वेंस हाँ वेंसडे को हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, है ना। अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है जी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपन लोग डिस्कस करेंगे। और अगर थोड़ा सा टाइम बचा, होपफुली टाइम बच जाएगा, तो हम असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी की शुरुआत करेंगे और यहाँ पे हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो होपफुली कितना पेज है, 1 2 3 4, 4 पेज है। 4 पेज हम ऐसे चुटकियों में ऐसे 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 खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस 1 मिनट का अपन लोग पानी का ब्रेक ले लेते हैं, तुम भी पानी पियो मैं भी पानी पीती हूँ, एंड देन हम लोग फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को शुरू करते हैं। और ये लास्ट अप्रोच है, इसके बाद हमारा असेसमेंट ही है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है हमारा लास्ट अप्रोच है, जिससे कि हम पर्सनालिटी को समझ सकते। ठीक है, ओके, चलो 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 वापस 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 वापस। ठीक है, सो आई होप तुम्हें जैसे अभी तक में सब कुछ समझ में तो आ रहा होगा, ऐसा कुछ तो कुछ तो होगा नहीं जो तुम्हारा ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि हमें समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से निकल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी तुम्हें कहीं भी एज अ एक पॉइंट के लिए भी ये लगे कि ऐसा मुझे दीदी ये समझ में नहीं आ रहा, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, ये पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आया, मुझे टेक्स्ट मुझे प्लीज मेल कर दिया करो, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में, जो वीडियो की कमेंट सेक्शन है ना, वहां पे मुझे बता दिया करो। अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको डाउट है या नहीं। ठीक है, कि ये लाइव नहीं है, मैं लाइव अगर होता तो मैं तभी डाउट आपके क्लियर करती, बट आपकी ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डेड में तो यही वाला प्रोविजन होगा ना कि आप मुझे मेल कर दो या वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके, चलो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब क्या? ह्यूमनिस्टिक का नाम देखो, ह्यूमन मतलब इंसान के पूरे ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग के बारे में ये बात करता है। ये अप्रोच काफी ऑप्टिमिस्टिक है, काफी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये इंसान को इस नजर से देखता है कि हर इंसान में, हर एक इंसान में, चाहे मैं हूं, तुम हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे रिलेटिव्स हो, तुम्हारे दोस्त हो, कोई भी हो, हर एक इंसान के अंदर एक फुलेस्ट पोटेंशियल होता है, एक इतनी उसके अंदर क्षमता होती है कि वो अपने फुलेस्ट लेवल पे पहुंच सके, वो अपना 100% दे सके। 100% वो कब देगा, उसके ही कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं कि कैसे तुम अपने 100% पे पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें अपना फुल पोटेंशियल दिखाना, तुम्हें अगर अपना फुल 100% देना है, तो तुम किस लेवल पे तुम अगर तुम्हें ये तुम्हारा 100% है, ये तुम्हारा फुलेस्ट पोटेंशियल है, तो तुम्हें यहाँ पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तुम्हारी पर्सनालिटी यहाँ पे तुम्हें, तुम्हारी पर्सनालिटी को आने के लिए
तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस होने पड़ेंगे, तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या क्या नई चीजें आनी पड़ेगी, किस कंडीशन में तुम्हें आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, जिससे तुम अपने इस फुलेस्ट पोटेंशियल पर रह सको। ठीक है, इसी के ऊपर ये पूरी थ्योरी है जो फटाफट खत्म हो जाएगी। ओके, नाउ इसको इसी तरीके से समझना कि ये चीजें अगर मेरे अंदर है या अगर होगी तो मैं यहाँ पे पहुंच पाऊंगी। ठीक है, या पहुंच पाऊंगी। ओके, तो इसका शुभारंभ करते हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के जो तुम्हें फाउंडिंग फादर्स तो पता ही होंगे अभी तक, अगर नहीं पता है तो आई टेल यू, क्योंकि ये हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, और इवन हमने क्लास 11 का जो एक चैप्टर था मोटिवेशन एंड इमोशन, इवन उसमें भी इस स्कूल का हल्का सा जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी किसके उसमें बनी है? जो ये थ्योरी है ना ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ये जो फ्रॉइड की थ्योरी आई थी ना साइकोडायनेमिक थ्योरी, उसके रिस्पॉन्स में आई है। ठीक है, तो इनके फाउंडिंग फादर कौन है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फाउंडिंग फादर है, एक है कार्ल रॉजर्स, स्टीव रॉजर्स नहीं है प्लीज, मार्वल वाले फैंस यहाँ पर नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कार्ल रॉजर्स, और दूसरे हैं अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो एक है कार्ल रॉजर्स, एक है अब्राहम मैस्लो, इन ये दोनों जो हैं ये हमारे ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल के फाउंडिंग फादर हैं। दोनों काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, दोनों काफी पॉजिटिव नेचर के हैं, और इन दोनों ने बहुत मिल के इस थ्योरी की बात करी है, जहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल को एज अ इंडिविजुअल माना है। इन्होंने इंडिविजुअल को ये नहीं माना है कि वो इस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, उस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, नहीं। उन्होंने इस बारे में बात करी कि हम इंडिविजुअल को कितना सपोर्ट दे सकते हैं कि वो अपनी पूरी क्षमता के पे आके अपना काम कर सके, अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सके, अपना 100% दे सके। इन दोनों ने इस बारे में बात करी थी। ठीक है, तो इनकी थ्योरीज हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। पहले रॉजर्स की थ्योरी आती है, उसके बाद अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी बहुत छोटी सी है, मेजर जो है कार्ल रॉजर्स की थ्योरी पर ही बात है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो कार्ल रॉजर्स ने बोला है ऑफ मेकिंग अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, फुलेस्ट पोटेंशियल पे इंसान को पहुंचाना, यही है फुल फंक्शनिंग। मतलब he believes that fulfillment is the motivating force for personality development। इनके हिसाब से, किसके हिसाब से? रॉजर्स के हिसाब से, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस वजह से होगी? फुलफिलमेंट की वजह से। जब तुम्हारे अंदर वो नीड होगी कि मुझे इस लेवल पे आके अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपना 100% देना है, मुझे ये चीज यहाँ तक चाहिए, है ना, मुझे अपना गोल यहाँ पे चाहिए, फुलफिल करना है अपना, तो ये फुलफिलमेंट तुम्हारा एक मोटिवेशन है, जिससे तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पहुंचने के लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं? हम अपने टैलेंट शो करते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं, हम अपना पोटेंशियल दिखाते हैं, हर चीज दिखाते हैं जिससे कि हम अपने फुलेस्ट एक्सटेंट पे पहुंच सके। हर चीज हम अपने 100% लेवल तक दिखाते हैं, जिससे कि हम ये फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बन सके। क्या ये सीखते हैं हम लोग? नहीं, ये सब हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट डिफॉल्ट है हमारे अंदर। हम सबके अंदर है ये क्षमता कि हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सके, 100% लेवल पे पहुंच सके, लेकिन हम लोग नहीं करते क्योंकि हमें ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन जब हमें जरूरत महसूस होती है, क्या हम अपने 100 लेवल, हम अपना 100% नहीं देते किसी काम पे? देते हैं ना। दैट इज ओनली योर फुलफिलमेंट, दैट इज ओनली योर मोटिवेटिंग। ठीक है, ओके, नाउ रॉजर्स ने दो बेसिक अजम्पशंस बनाए ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि हम जब भी कोई भी हम बिहेवियर शो करते हैं तो वो बिहेवियर जो है इट इज गोल डायरेक्टेड, मतलब उसका कोई लक्ष्य है करने का। ऐसा नहीं कि कोई भी बिहेवियर हम कभी कुछ भी कर देते हैं, नहीं, वो एक गोल डायरेक्टेड है, उसका एक लक्ष्य है और उसकी एक वैल्यू है। तो बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड वर्थवाइल, while second is that people will almost always choose adaptive self actualizing behavior। जो लोग अच्छे हैं या जो लोग थोड़े डिसिप्लिन्ड हैं, जो लोग थोड़े वो है कि यार मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तो वो हमेशा किस टाइप की चीज को चूज करेंगे? हेल्दी सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर, जिससे वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच। सिंपल सा था, कुछ समझ, कुछ ऐसा तो नहीं था जो सर के ऊपर से निकला।
सिंपल सी बात है, तुम्हें अगर अपने 100% पे पहुंचना है तो तुम्हें उस जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। वो जरूरत तुम कैसे पूरी करोगे? अपना पूरा 100% पोटेंशियल दे दोगे, अपना पूरा टैलेंट लगा दोगे, तुम अपनी पूरी कैपेबिलिटी लगा दोगे, जिससे कि तुम अपने नीड को फुलफिल कर सको। ठीक है। और रॉजर्स ने दो बेसिक अजम्पशन दिए थे कि एक कि तुम्हारा बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होता है, और दूसरा कि तुम हमेशा, अगर तुम डिसिप्लिन हो और तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, तो तुम हमेशा अडेप्टिव और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर शो करोगे। सिंपल सा बात। अब इसके बाद रॉजर की थ्योरी जो है, क्योंकि वो अपने, ये भी एक साइकोथेरेपिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने पेशेंट के साथ काफी बातचीत करी थी, और अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने कुछ कुछ चीजें इस थ्योरी में डाली हैं। ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि सेल्फ सेल्फ के बारे में हमने बात करी थी फर्स्ट क्लास जो इस चैप्टर की हुई थी, उसमें हमने बात करी थी ना कि सेल्फ क्या होता है। सेल्फ इज योर टोटलिटी ऑफ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, थॉट, सब चीज के बारे का एक टोटल है। इन सब चीजों के बेसिस पे तुम बनते हो, है ना। तो सेल्फ का इन्होंने इन्होंने सेल्फ के ऊपर काफी अपना एम्फेसिस दिया है। ठीक है। तो इनकी थ्योरी जो है सेल्फ के बेसिस पे ही बनी हुई है। एंड इन्होंने किस चीज पे बात करी है कि लोग एक्टिवली अपने ट्रू सेल्फ को अचीव करने के लिए काम करते हैं। अगर तुम्हारा ट्रू सेल्फ ये है, रियल सेल्फ, ट्रू सेल्फ मतलब रियल सेल्फ, अगर तुम ऐसे हो कि मुझे हमेशा डिसिप्लिन, अगर तुम्हारा ट्रू सेल्फ ये कहता है कि मुझे ना एक बहुत अच्छा मतलब मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे इस पीरियोडिक टेस्ट में मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने, तुम्हारा ट्रू सेल्फ ये कहता है, तो तुम अपनी पूरी जान लगा दोगे अपने उस ट्रू सेल्फ को अचीव करने को। अपने वो ट्रू सेल्फ की जो डिमांड है ना, उसको फुलफिल करने के लिए तुम अपनी पूरी जान लगा दोगे। इसके बेसिस पे ही इन्होंने एक और सेल्फ को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम बोलते हैं आइडल सेल्फ। आइडल क्या होता है? एक होता है रियल सेल्फ, जो कि तुम एग्जैक्टली हो। एक होता है आइडल सेल्फ, जो तुम बनना चाहते हो, है ना। जिसको कभी तुम अपने बोलते ना कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अपनी मम्मी के जैसा बनना चाहता हूँ, तो बनना चाहती हूँ, या मैं अपने दोस्त के जैसा बनना या बनना चाहती हूँ, मैं इस एक्टर या इसके तरह बनना या बनना चाहती हूँ, मैं ऐसा बोलती हूँ, बहुत लोग बोलते होंगे, है ना। तो रॉजर्स ने यही सजेस्ट किया था कि हर एक पर्सन के पास एक आइडल सेल्फ भी होता है। आइडल सेल्फ मतलब वही जो पर्सन वुड लाइक टू बिकम। ठीक है। तो जब भी, अब देखो इसमें एक छोटा सा ये है, जब भी तुम्हारा ट्रू सेल्फ या रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ एक ही पेज पे होगा, अगर तुम ऑलरेडी डिसिप्लिन हो और अगर तुम्हारा ये है कि मुझे अपने पापा जैसा बनना है ना, तो तुम्हारा ट्रू और रियल सेल्फ सेम सेम है, हाँ कि ना, है ना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा, तुम खुश रहोगे, तुम सेटिस्फाइड रहोगे कि अरे यार ठीक है, मैं ऑलमोस्ट मैं डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है अपने पापा के जैसा बनने की, अपनी मम्मी के जैसा बनने की, तो मैं बन जाऊंगा, या मैं बन जाऊंगा, देन यू विल बी हैप्पी। बट तुम ऑलरेडी, अब मान लो तुम हो आलसी बहुत ज्यादा, है ना, उठ तक नहीं पाते हो सुबह में 6 बजे, तुम उठते हो सुबह के 10 बजे या 12 बजे, और फिर रात में तुम 3 या 4 बजे सोते हो। ठीक है, तुम हो लेजी, बिल्कुल लेजी, जैसा तो तुम्हारे पेरेंट्स में बोलते हैं, आलसी, है ना। और बनना चाहोगी तुम अक्षय कुमार जैसा, क्या हो पाएगा? आइडल सेल्फ है तुम्हारा कि तुम्हें अक्षय कुमार जैसा बनना है। ट्रू सेल्फ लेके तुम्हारा ये है कि तुम 12 बजे दोपहर में उठते हो और रात के 3 बजे सोते हो, क्या तुम अक्षय कुमार जैसा बन पाओगे? तुम्हारा ट्रू सेल्फ है ऐसा, और तुम्हारा आइडल सेल्फ है यहाँ। दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है? दोनों के बीच में कोई मैच है, मेल है? नहीं है। इसके वजह से तुम रहोगे असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं रहोगे, सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे, खुश नहीं रहोगे। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो सही है, असली सेल्फ जो है वो, और हम जो जैसा बनना चाहते हैं वो दोनों एक ही लेवल का हो, वो दोनों एक पेस पे चले। अगर वो अलग अलग रहेगा तो हम कभी भी अपने आप से खुश नहीं रहेंगे। ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते ना कि तुम्हारे अंदर वैसे है क्षमता 50% काम करने की, लेकिन तुम बढ़ा लोगे कि नहीं यार मुझे तो 200% काम करना है, तब अगर तुम ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी रखोगे ना, इसके वजह से भी तुम बहुत बार अनसेटिस्फाइड और मतलब अनहैप्पी ऐसा फील करो। ठीक है ना। रॉजर की बेसिक प्रिंसिपल किस चीज पे है कि हमें जो हमारे अपने बारे में जो हमारा परसेप्शन है, दैट इज
हम कैसे अपने आप को समझते हैं, अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसको बढ़ा सके, उसको इंक्रीज कर सके, उसको ग्रो कर सके, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो सेल्फ होता है, अगर हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को मतलब अगर हम अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाएं और उसके बेसिस पे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी ग्रो करेगा, तो हम एज अ सेल्फ हम भी बढ़ेंगे, फूलेंगे, है ना, और सोशल बनेंगे। ठीक है, यही मैं इसके बारे में बात कर रही थी। देखो, अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो तुम रियल सेल्फ होता है, जो तुम्हारा, जो तुम अपने आप को समझते हो वो, और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो अगर दोनों मेल खाता है, तो वो तुम कॉन्ग्रुएंट तुम्हारी पर्सनालिटी होती है। कॉन्ग्रुएंट तब भी होता है जैसे तुम्हारा ये रियल सेल्फ हुआ, कि तुम्हारा आइडल सेल्फ हुआ, जब दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं तो तुम कॉन्ग्रुएंट हो। लेकिन अगर तुम्हारा रियल सेल्फ अलग है और तुम्हारा वो अलग है, आइडल सेल्फ अलग है, बहुत दोनों में डिफरेंस है, तो तुम इनकॉन्ग्रुएंट फील करोगे। अब यहाँ पर जैसे तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, जैसा तुम अपने आप को समझते हो, जैसा तुम अपने आप को परसीव करते हो वो, और जैसे तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक वो, अगर दोनों अलग अलग हैं, तुम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस में बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो उसकी वजह से तुम पुअरली एडजस्टेड फील करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, जैसे तुम अपने आप को परसीव करते हो वो, और जो तुम एक्सपीरियंस करते हो वो, अगर वो दोनों मेल खाता है, वो दोनों बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं अपने आप को समझता हूँ वैसे ही मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं उसी तरीके की चीजें एक्सपीरियंस करता हूँ, अगर वो चीज हो रहा है, तो तुम एक वेल एडजस्टेड हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तुम्हारे हिसाब से क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूड रहता है, चलते ही रहता है, या ऐसा होता है कि एक टाइम के आके स्टॉप हो जाता है, चलते रहता है ना। तो रॉजर्स ने यही देखा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब वहां पर हम अपने आप को हर एक पहलू पे हम ये चीज सीखते हैं कि हमें कैसे अपने आप को इवेल्युएट करना है, और कैसे हमें अपनी गलती को ठीक करके अपने आप को मास्टर करना है इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमें कैसे अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचना है, ये हमारी पूरी जिंदगी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ठीक है। उन्होंने, इवन रॉजर्स ने इस बारे में भी बात करी, जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, कि कैसे हम अपने आप को परसीव करते हैं, वो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसेस से भी काफी अफेक्ट करता है। जो भी हम कंडीशन में रह रहे हैं, अपने आजू बाजू की हमारी जो भी कंडीशन है, ठीक है, वन सोशल कंडीशन, जैसे अगर बहुत पॉजिटिव है, अगर तुम ऐसे घर में हो जहाँ पे तुम्हें हर चीज के लिए, तुम्हें किसी के लिए रोका टोकी नहीं होती है, तुम्हें अच्छे से पॉजिटिवली समझाया जाता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ना, लोग ज्यादा झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं, और तुम्हारी बात सुनी जाती है, तुम्हारी डिसीजंस की रिस्पेक्ट करी जाती है, तुम्हें ऐसा फील कराया जाता है कि यस, यू आर वर्थ इट, है ना, तुम्हारी वैल्यू है, अगर ऐसा तुम्हारा कंडीशन है, तो तुम्हारा जो अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट है और जो तुम्हारे अपने बारे में इवैल्यूएशन है, वो दोनों ज्यादा होगी। लेकिन अगर तुम्हारा कंडीशन ऐसा है, नेगेटिव है, जहां पर तुम हमेशा डांट खाते हो, तुम हमेशा, तुम्हें मतलब बेइज्जत किया जाता, तुम्हारी प्रॉब्लम को सुना नहीं जाता, तुम्हारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं होती है, तुम्हें हमेशा डाउट कराया जाता है अपने ऊपर, अगर तुम्हारा ऐसा कंडीशन है, तो क्या तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा? क्या तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे? क्या तुम अपने आप को अच्छा इवेलुएट करोगे? नहीं करोगे, तो ये सब तुम्हारा लो हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है ना, वो लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं रबर की तरह, कि वो नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, वो नए एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं, उसको अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं। ये है इनका फीचर, अगर तुम्हारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा। इसी के बेसिस पे लेक, तो ये सब तुम्हें कैसे मिलेगा, जब तुम्हें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलेगा, जिससे लोगों की पीपल सेल्फ, जिससे कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि तुम्हें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिले। अभी आप तुम बोलोगे दीदी ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या, देखो एक एक करके समझो। अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के, पॉजिटिव, अच्छा,
प्यार जब तुम्हें मिले। नॉर्मली घर में क्या होता है ना, जैसे अगर तुम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनो तो वो क्या बोलेंगे, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें ना खाना नहीं दूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेके। कंडीशंस में रहते हो ना तुम लोग, और उसी कंडीशन की वजह से तुम बिहेव करते हो, तुम एक्चुअली एक्ट करते हो, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, तुम्हें एक ऐसा कंडीशन अगर तुम्हारे घर में हो जिसमें कोई अनकंडीशन, ये अनकंडीशनल है, तुम्हें हर तरीके का प्यार, किसी वो कोई कंडीशन का मोहताज ना हो, है ना, तुम्हें ऐसे कोई शर्तें ना हो, तुम्हें बस जो तुम बोल रहे हो जो तुम कर रहे हो वो सब चीज एक्सेप्ट हो, है ना, तुम्हारी सही गलत हर चीज को तुम्हें एक्सेप्ट किया जाए, तुम्हें वो एक एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे तुम अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, अपने सपनों को पूरा कर सको, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सको, अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंच सको। तो ये सब जब तुम करोगे ना तो तुम्हारे अपने बारे में जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना वो भी तुम्हारा बढ़ेगा। और इस बारे में इन्होंने, कार्ल रॉजर ने अपनी जो थेरेपी है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, तुम चैप्टर 5 में भी पढ़ोगे थेरेपेटिक अप्रोचेस में, वहां पे इन्होंने इस टाइप का कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करी है कि जब हम थेरेपी सेशन में भी इस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो एज अ क्लाइंट, जब क्लाइंट हमारे पास आएगा तो क्लाइंट अपना जो भी उसके अंदर दुख दर्द पीड़ा कष्ट जो भी उसके अंदर भरा है, जो भी कंसर्न्स हैं इश्यूज हैं, वो बिना सोचे समझे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी हेजिटेशन के हमारे सामने रख सकते। ये है इस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का जादू। ठीक है, नाउ अब तुम ऑलरेडी, ये हो गई कार्ल रॉजर्स की थ्योरी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैस्लो की थ्योरी पे। अब्राहम मैस्लो का तुमने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी तो पढ़ा ही होगा, ये वाला जो था, ऐसा ऐसा था, नहीं अच्छा नहीं बना, फिर से बना। एक ट्रायंगल था, है ना, एक दो तीन चार, इतने थे लेवल्स थे। नीचे में फिजियोलॉजिकल था, फिर सेफ्टी था, फिर बिलोंगिंग था, फिर सेल्फ एस्टीम था, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही था। तो उन्होंने क्या कहा था, अगर आपके नीचे की जैसे जैसे नीड्स पूरे होंगे वैसे वैसे आप ऊपर की तरफ जाने लगोगे, है ना, यही कहा था उन्होंने। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचने का उनका क्या मतलब था, उन्होंने क्या कहा था कि जो भी साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल है, वो वो कब साइकोलॉजिकली हेल्दी है, एक इंसान साइकोलॉजिकली हेल्दी कब होगा, जब वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन कर लेगा, इसको इस लेवल पे पहुंच जाएगा। ये लेवल पे तुम कब पहुंचोगे, तुम अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंचो, सेल्फ एक्चुअलाइज, तुमने अपना पूरी क्षमता, पूरी कैपेबिलिटी, पूरी पोटेंशियल, हर चीज तुमने अपने 100% पे शो कर दी। तो मैस्लो जो थे काफी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव व्यू के थे इंसान, उनका इंसानों के बारे में काफी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, सकारात्मक और अच्छा व्यू था कि हर इंसान के अंदर उतना पोटेंशियल होता है कि वो किसी को प्यार या अपने के लिए प्यार, कि उसको प्यार मिल सके और वो दूसरों को प्यार दे सके, वो खुद के लिए खुशी और दूसरों के लिए खुशी बना सके और अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, और एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर शेप फ्री टू, अगर हमारे पास पूरी खुली छूट है जिस तरीके से हम अपने जीवन को बनाना चाहें, उसमें जो भी चेंजेस लाना चाहें और अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंचना चाहें, उसके लिए हमारे पास पूरी छूट है, हम किसी बंधन के मोहताज नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इसको समझने के लिए कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कैसे पहुंचेंगे, तो मैस्लो ने क्या किया था, मोटिवेशंस को एनालाइज किया था। तो उन्होंने 5 तरीके की मोटिवेशन दिए थे। पहले था बेसिक फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल क्या था, तुम्हारा खाना पीना, ये सब तुम्हारा बेसिक नहीं था। अगर ये तुम्हारा पूरा होगा तो तुम फिर एक शेल्टर, घर वगैरह सेफ्टी तुम्हें चाहिए, वो तुम्हारा हो जाएगा। उसके बेसिस पे तुम कहाँ जाओगे, उसके बेसिस पे तुम्हारी बिलोंगिंग, कि तुम्हें दोस्त चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें प्यार चाहिए, ये हो जाएगा। फिर तुम अपने आप को इवेल्युएट करोगे, सेल्फ एस्टीम नीड्स तुम्हें चाहिए जिससे कि तुम अच्छा अपने लिए फील करो, और उसके बाद तुम अपने पोटेंशियल पे पहुंचोगे। तो जैसा जानते हो तुम, बायोलॉजिकल सिक्योरिटी, अगर तुम्हें कोई बीप की आवाज आ रही होगी तो अभी तक आ रही थी तो उसको प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है। तो जैसे कि एक था ये नीड्स, जैसे बायोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड एंड बिलोंगिंगनेस। तो ये 3 नीड्स कहते हैं ग्रोथ नीड्स, क्योंकि इस चीज से इंसान ग्रो करता है, ये नीचे के 3 नीड्स थे, है ना। तो इस चीज से इंडिविजुअल, और ये क्या होता है, ये जो 3 नीड्स है ये हर किसी में पाए जाते हैं, एनिमल में भी मिलेंगे, ह्यूमन बींग में भी मिलेंगे।
लेकिन जानवर से इंसान कैसे अलग है, वो ये ऊपर के दो नीड्स पे होता है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये दो नीड्स जानवरों में नहीं होते। अदरवाइज जानवर भी अपना खाना पीना करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, उनको भी प्यार चाहिए, इंसानों को भी सब चाहिए। तो क्या डिफरेंस हुआ इंसान और जानवर में? जानवर को ये सेल्फ एस्टीम, वो अपने बारे में इतना नहीं सोचता, और उसको ये फुलेस्ट पोटेंशियल पे वो काम नहीं करता, लेकिन जान इंसान करते हैं। इंडिविजुअल का जो सोल कंसर्न है विद द satisfaction of these needs reduces into the level of animal. The real journey of human life begin with the pursuit of self-esteem and self-actualization. ठीक है? अब ये छोटी सी चीज है कि तुम कौन है हेल्दी इंसान। तुम बोलते ना मैं बहुत हेल्दी हूँ, हेल्दी मतलब क्या? फिजिकली हेल्दी होगे, लेकिन यहाँ पर हमारी बात हो रही है एज अ होलिस्टिक हेल्दी पर्सन की, यहाँ से लेके पूरे तक, हेड टू टो तक तुम हेल्दी हो कि नहीं, तो तुम मेंटली एंड फिजिकली, स्पिरिचुअली, कॉग्निटिवली, सोशली तुम हेल्दी हो या नहीं, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट ने ये कहा है कि जो हेल्दी पर्सनालिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ, जिसकी भी पर्सनालिटी हेल्दी होती है या जो मतलब बहुत वो तंदुरुस्त रहता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब वो किसी भी सोसाइटी में खाली उसकी एडजस्टमेंट से वो हेल्दी है, नहीं। उसके और भी फैक्टर्स होते हैं। अपने आप को जानने की जो इच्छा होती है वो, उसके बाद अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की जो उनके अंदर क्षमता होती है वो, हेयर एंड नाउ में रहने की जो क्षमता होती है वो, ये सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे तुम एज अ हेल्दी पर्सन कहलाओगे। कोई भी हेल्दी पर्सन के अंदर यही है, सिर्फ यही नहीं कि वो किसी भी कल्चर, किसी भी सोसाइटी में एडजस्ट कर रहा है, नहीं। उसके अलावा वो अपने आप को कितना जानता है अंदर से, उसको अपने बारे में कितना पता है, वो अपने फीलिंग्स के बारे में कितना ज्यादा सच है, कितना ज्यादा सही है, बिना किसी उसके ऊपर मास्क लगाए हुए, उसको अपने बारे में वो हेयर है ना, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में कितना रहता है। तो उनके हिसाब से ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होना किसी भी हेल्दी पर्सन में बहुत जरूरी है। जो भी इंसान हेल्दी है वो, उसको अपने बारे में सब पता होता है, वो अपने बारे में डीपली सब जानता है, विद रिस्पेक्ट टू उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फीलिंग्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, लिमिट्स क्या है, सब कुछ उसको पता होता है। वो अपना जो भी काम करता है उसके लिए वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आज में जीता है, ये नहीं कि कल में जीता है या आने वाले कल में जीता है, जो बीत चुका है उस कल में या आने वाले कल में जीता है, नहीं। वो आज में रहता है, प्रेजेंट में रहता है, और उसको फ्यूचर और पास्ट में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। एंड विद दिस हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी खत्म कर दिया। ठीक है? अब हम लोग जो है ये असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी भी खत्म कर देते हैं, मतलब असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी में जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स है ना, उसको भी खत्म कर देते हैं। और फिर जो तुम्हारी अभी जो शाम में जो 7 बजे क्लास होगी, उसमें मैं ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है ना, उसको कवर कर लूंगी। ठीक है? और फिर शाम की 7 बजे की क्लास में मैं बता दूंगी कल क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। मतलब कल में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, दैट आई एम 100% श्योर। ओके ना, बिना किसी विलंब के इसको जल्दी से पहले खत्म कर लेते हैं, फिर अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो अपन लोग थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है? तो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी में क्या, अभी तक तुमने ये समझा कि अगर हमें लोगों को समझना होता है, तो लोगों को समझने के, लोगों को डिस्क्राइब करने के, लोगों को किसी से मिलवाने के लिए, जब हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सब करने के लिए हमें उनकी पर्सनालिटी पता होनी चाहिए। हमें उनको समझना पड़ता है, हमें उनके साथ थोड़ा सा 5-10 मिनट वक्त अगर हम बिताते हैं तो हम पता चल जाता है वो इंसान कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे बैठता है, हर चीज हम उसका नोटिस कर लेते हैं, राइट? हमें उसकी पर्सनैलिटी भी समझ में आ जाती है, उसका कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ हम उसको एनालाइज करके हम उसकी पर्सनैलिटी समझ जाते हैं। ये होता है जब हम एज अ ले मैन में समझते हैं, जब हम आज अपने लाइक नॉर्मल लाइफ में समझते हैं। लेकिन अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे किसी की पर्सनालिटी समझनी है, तो मुझे उसको किसी प्रूफ के बेसिस पे समझनी है, मुझे उसको किसी टेस्ट के बेसिस पे समझनी है, मुझे उसको कुछ ऐसी चीज पे समझनी है जिसके ऊपर बाकी लोग भी उसको देखें तो उसको समझ में अच्छा ये इंसान ऐसा ही है, और ये मतलब मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ये प्रूफ है मुझे बताने का। तो वो जो प्रूफ है ना, वो हमें देता है असेसमेंट। ठीक है? तो जो जितना भी मैंने बोला उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो अंडरस्टैंड टू नो अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब पीपल इज अ टास्क इन विच एवरीबडी इज इन्वॉल्व।
किसी को जानना, समझना और उनको डिस्क्राइब करने में पूरी जिंदगी का, एवरीडे का टास्क यही है ना। जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं, हम हमेशा उनको समझने की कोशिश करते हैं और इवन प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि वो हम बिना पहले मतलब we may even predict what they may do before we interact with them। बिना पहले उनके इंटरेक्शन से पहले ही हम समझ सकते हैं कि वो हमारे साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये सब हम चीजें ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इवन हमारे पर्सनल लाइफ्स में भी हम हर चीज हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, कॉन्वर्जेशन, इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों के बेस पे होती है जो हमें दूसरों से मिलती है ना। तो ये जो अप्रोच है ना, लेमैन अप्रोच जो है लोगों को समझने का, इसमें काफी फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे जजमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी चीज को फॉर्मली अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में समझने के लिए हमारे पास पर्सनालिटी असेसमेंट है। किसी की पर्सनालिटी को स्ट्रक्चर्ड वे में समझने के लिए वी हैव अ असेसमेंट। So we need to organize our effort more formally to analyze the personality. A formal effort aimed at understanding personality of an individual is termed as personality assessment. Simple. अब असेसमेंट क्या होता है ये हमने फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट चैप्टर जो था तुमने हमने उसमें पढ़ा था। असेसमेंट मतलब वो तरीका, वो प्रोसीजर जिससे कि तुम दूसरों को इवेलुएट करो या एक इंसान को दूसरे से डिफरेंशिएट करो ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। हाँ कि ना? यस। इसका बेसिस क्या है, इसका बेसलाइन क्या है, इसका बेसलाइन क्या है, इसका गोल क्या है असेसमेंट का, जिससे हम सामने वाले को समझ सकें और उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके कम गलती और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। ये हमारा गोल है असेसमेंट का। ठीक है। असेसमेंट में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल क्या है, क्या कर सकता है, क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, सब कुछ। व्हाट अ पर्सन एक्चुअली डज, how she behaves in a given situation. तो beside promoting our understanding, assessment से समझते तो है असेसमेंट की जो भी चीजें आई, हमने उसके डेटा आया उसके बेसिस पे हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। लेकिन असेसमेंट जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ किसी चीज का डायग्नोसिस, काउंसलिंग, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, इन सब चीजों के लिए भी यूज होता है। ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट ने काफी तरीके यूज करे हैं पर्सनालिटी को समझने के लिए, जिसमें से कुछ है साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है। तो आप अभी हम जो है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स को कवर करेंगे, शाम की क्लास में हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कवर करेंगे, कल की जो सुबह की क्लास होगी, जो 12 बजे वाली क्लास होगी, उसमें हम बिहेवियरल एनालिसिस करके इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। ठीक है। और शाम के 7 बजे या 5 बजे, 5 बजे शायद, हाँ 5 बजे की जो क्लास होगी ना, उसमें हम लोग वो करेंगे, जो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज, एमसीक्यूज, ग्लॉसरी, एनसीईआरटी है ना, उसको डिस्कस। ठीक है। तो जल्दी जल्दी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट क्या? सेल्फ रिपोर्ट, तुम खुद रिपोर्ट कर रहे हो, तुम खुद बता रहे हो, तुम खुद डिस्क्राइब कर रहे हो कि तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारी एक्सपीरियंस, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे एटीट्यूड क्या है। सेल्फ रिपोर्ट। तो हमारे जो एक शख्स थे, एल्पोर्ट अंकल, एल्पोर्ट अंकल के बारे में पढ़ा था ना सबने, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट हमने पढ़ा था। तो इन्होंने यही कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका किसी भी इंसान को समझने का है कि हम खुद उस इंसान से ही पूछें कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, बाय आस्किंग हिम और हर अबाउट हिमसेल्फ। क्योंकि तुम अपने आप को दूसरों से ज्यादा अच्छे से जानते हो, जितना दूसरे तुम्हें अच्छे से नहीं जानते उससे ज्यादा तुम अपने आप को अच्छे से जानते हो। मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, मुझे अपने बारे में ज्यादा पता है। तुम कैसे हो, तुम्हें अपने बारे में ज्यादा पता है, लोगों को तुम्हारे बारे में नहीं पता है। ठीक है। जब तुम लोगों को बताओगे तब तुम्हें बारे में पता चलेगा और फिर वो और चीजों के बेसिस पे अपना जजमेंट निकालेंगे। तो इसके लिए सेल्फ रिपोर्ट मेजर यूज करता है, जहाँ पे हम सामने से जो जिसके बारे में हमें पर्सनालिटी समझनी है, हम उसको ये चीज दे देते हैं, ये मेजर्स देते हैं, जैसे ये इन्वेंटरी हो गया, ये क्वेश्चनर हो गया, और वो खुद अपने रिस्पॉन्सेस फिल करके हमें वापस करते हैं, फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो ये जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर है ना, ये एक स्ट्रक्चर्ड मेजर पे है। मतलब क्या? स्ट्रक्चर्ड मेजर क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड मेजर का मतलब होता है कि इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, रिस्पॉन्स देने का एक ही तरीका होता है, जो जिस तरीके से तुम करोगे वैसे ही वो सब बाकियों के लिए भी डिजाइन होता है, सेम चीज है, स्ट्रक्चर्ड है।
और ये वर्बल रिस्पॉन्सेज होते हैं, तुम्हें पढ़ के उसको समझ के लिखना होता है विद सम काइंड ऑफ अ रेटिंग स्कीम। ठीक है। इस ये मेथड से तुम्हें डेटा कैसा मिलेगा, ऑब्जेक्टिव, जो सब अगर मैंने तुम्हारे ऊपर कंडक्ट किया, जो मुझे डेटा मिलेगा वही सेम डेटा जब मेरी दोस्त भी तुम्हारे ऊपर वो करेगी, उसको भी वही डेटा मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे होता है, ऑब्जेक्टिवली तुम अपनी फीलिंग्स को रिपोर्ट करते हो बहुत सारे आइटम्स या बहुत सारे स्टेटमेंट के बेसिस पे। और वो स्टेटमेंट के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो नंबर के वैल्यू में होते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसकी स्कोरिंग होती है, और उसकी एनालिसिस भी उसी के बेसिस पे होती है, और इंटरप्रिटेशन उसी के बेसिस पे होती है। ठीक है। अब क्या क्या तरीके हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के। तो सबसे पहला तो होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। बोलेगी दीदी इतना बड़ा नाम, हाँ। सबसे पहले ये बड़ा नाम क्यों है मैं बताती हूँ। मिनीसोटा मतलब एक जगह है जहाँ पे ये टेस्ट बना था। मल्टीफेजिक मतलब बहुत सारे डायमेंशन पे, मल्टीफेजिक पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी की काफी अलग अलग डायमेंशन को कवर करता है ये टेस्ट। और ये टेस्ट नहीं है, इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी और टेस्ट में एक फर्क है। इन्वेंटरी जो होता है उसमें कोई भी रिस्पॉन्स सही या गलत नहीं होता। टेस्ट में, जैसे तुम्हारा जो स्कूल का टेस्ट होता है उसमें सही गलत का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही जो हमारा भी टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें भी राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इन्वेंटरी में राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता। ओके। हाँ। एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये जो टेस्ट जो तुम्हारे मतलब की बात ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे, ये इंपॉर्टेंट है काफी। अगर तुम्हें लगे कि बस इनको ऐसे पढ़ के छोड़ देंगे, प्लीज नहीं। 4 या 6 मार्क्स का इस पे क्वेश्चन आता है। ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आइदर 4 और 6 मार्क्स का बोर्ड्स में बहुत बार आया है। मैं जब तुम्हें मैराथन करवाऊंगी मैं तुम्हें तब वहां दिखाऊंगी कि कितने बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया है। ठीक है। तो वापस आ जाते हैं असेसमेंट में। सॉरी टू डिविएट यू फ्रॉम द सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा है एमएमपीआई। एमएमपीआई जो पहला हमारा इन्वेंट्री है। अब देखो, तुम जब भी किसी टेस्ट इन्वेंट्री के बारे में पढ़ोगी, चाहे इसमें पढ़ो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में पढ़ो, 4-5 चीजें तुम्हें याद रखनी है। किसने वो टेस्ट बनाया, कब बनाया, कब तो नहीं लिखा हुआ है, जैसे किसने बनाया, उसके डायमेंशंस कितने हैं, उसमें आइटम्स कितने हैं, और उसका इंडियन अडेप्टेशन किसने दिया है। बेसिक तुम्हें ये बताना है। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या करता है। ठीक है। पर्पस कैसा है उसका, वो हम देखते हैं। ठीक है। ये 5 चीजें तुम्हें सब में देखनी है। ओके। नाउ दिस इन्वेंटरी इज वाइडली यूज एज अ टेस्ट इन द पर्सनालिटी असेसमेंट। किसने ये टेस्ट बनाया है, हाथवे एंड मैकिनली ने। पहला टेस्ट चीज किसने बनाया है, हाथवे एंड मैकिनली ने। क्यों बनाया है, पहले तो बनाया था साइकाट्रिक डायग्नोसिस को वो करने के लिए, लेकिन बाद में इससे काफी साइकोपैथोलॉजी की चीजें भी आइडेंटिफाई हो गई। अब इसका अभी कोई रिवाइज्ड वर्जन है। यस, एमएमपीआई 2 है। कितने आइटम्स हैं इस टेस्ट में, आइटम्स मतलब कितने क्वेश्चन है, तो 567 स्टेटमेंट्स, 567 स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर। और यहाँ पे जो जिसके ऊपर हमें टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको क्या करना है, हर स्टेटमेंट को पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स में उसको आंसर देना है, बस। ये हो गई बेसिक चीजें। अब इस टेस्ट के डायमेंशंस कितने हैं, 10 सब स्किल्स हैं। पहला, किस चीज के लिए, हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब छोटी सी बीमारी को जब हम एग्जैजरेट करते हैं और हमें लगता है कि हमें कितनी बड़ी बीमारी है, उस चीज को चेक करनी। अगर तुम्हें हेडेक हो रहा है, तुम्हें रोज हेडेक होता है, तुम क्या बोलोगे, मुझे ना लगता है मुझे ब्रेन कैंसर हो गया। छोटी सी चीज है हेडेक। हेडेक तो किसी भी चीज से हो सकता है, लेकिन तुमने क्या सोचा, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मुझे ब्रेन कैंसर हो गया। कुछ भी मतलब इतनी बड़ी, तुम्हें इतना वो डर है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना है, फिर तुम डिप्रेशन से तो अवेयर ही हो। हिस्टीरिया मतलब तुम तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है तुम्हें, लाइक तुम किसी चीज से काफी डिस्टर्ब हो, लेकिन तुम्हारे सिम्टम्स कहाँ दिख रहे हैं, फिजिकल बॉडी में। तुम्हें किसी चीज से तकलीफ है, तुम किसी चीज से बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारा फिजिकल सिम्टम में क्या दिखेगा, तुम्हारा बॉडी पेन बहुत ज्यादा होगा, तुम्हें हेडेक बहुत, तो वो हिस्टीरिया होता है। फिर आ जाता है साइकोपैथिक डिविएट। जब एज अ इंडिविजुअल जब वो नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ, जब अपने बिहेवियर से डिविएट कर जाता है, जब वो कुछ ऐसी चीजें करता है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो वो होता है साइकोपैथिक डिविएट। फिर मैस्कुलिनिटी फेमिनिनिटी, ये होता है बेसिक जेंडर का वो देखने के लिए कि तुम मेल हो या फीमेल हो, या थर्ड जेंडर पे है। पैरानोइया में हो जाता है कि तुम किसी की भी चीज के बारे में कितना शक करते हो, तुम कितना जल्दी किसी चीज के बारे में पैनिक कर जाते हो, हमेशा वो शक वाले मोड में रहते हो। साइक एस्थीमिया, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया सबने सुना है ना। मेनिया, जहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा तुम हाइपर एक्टिव हो जाते हो, है ना, मतलब तुम्हारी एनर्जी तो ऐसे एक अलग लेवल पे हो जाती है, हमेशा बिल्कुल एनर्जेटिक मोड में रहते हो, तुम्हें शांत करना मुश्किल, कि मैं तुम्हें नहीं, एज तुम्हें नहीं बोल रही मैं, इसमें जनरल यही होता है। और सोशल इंट्रोवर्जन यू हो। तो ये 10 सब स्केल हैं जो ये इन्वेंट्री मेजर करती है। इंडिया में इसकी अडेप्टेशन है, हाँ जी। तो मलिक एंड जोशी ने इसको डेवलप किया था कहाँ, जोधपुर में। तो इस टेस्ट का नाम क्या हो गया, मिनीसोटा से चेंज करके बस जोधपुर डाल देना, बाकी सब सेम है। जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये एक टेस्ट हो गया, एक इन्वेंट्री ये हो गई। अब दूसरा जो ये एक है क्वेश्चन है जिसके बारे में तो हम ऑलरेडी थ्योरी में अभी पढ़ चुके थे, ट्रेट वाले में। आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन। आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन क्या था कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आइजिंग, एच जे आइजिंग ने बनाया था, जिन्होंने इस क्वेश्चन के बेसिस पे 2 डायमेंशन टेस्ट करने की कोशिश करी, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। पहले तो यही किया था उन्होंने, बाद में थर्ड डायमेंशन भी ऐड किया था, याद है, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। तो साइकोटिसिज्म अगर जिनका हाई होगा, ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि तुम्हारे अंदर बाकियों के लिए फीलिंग्स नहीं है, तुम हमेशा लोगों के साथ हमेशा रफ ही बिहेव करते हो, हमेशा गुस्से में ही बात करते हो, और जो भी लोग तुम्हें कहते तुम उसे मना कर देते, तुम वो करना नहीं चाहते। जिस इंसान ने इसके ऊपर हाईली स्कोर किया है वो इंसान काफी खतरनाक है, सेल्फ सेंटर्ड है, ईगो सेंट्रिक है और हमेशा एंटी सोशल। ये इसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये था आइजिंग पर्सनालिटी। क्या बहुत कुछ था इसमें, नहीं। अब आ जाता है 16 पीएफ की। तो 16 पीएफ क्या है, 16 पीएफ किसने दिया था, याद है, कहाँ पढ़ा था हमने, ट्रेट अप्रोच में, किसने दिया था, रेमन कटेल ने, कैटल नहीं है, कोई भी कैटल नहीं बोलेगा, कटेल है ये, ठीक है, कटेल। तो रेमन कटेल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर दिया था, जहाँ पे उनके पास बहुत सारे पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन के लिए वर्ड्स थे, और उन्होंने यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को बनाया था, ठीक है। और इस टेस्ट के बेसिस पे क्या हुआ, बहुत सारे आपके पास स्टेटमेंट्स आ गए थे, और सब्जेक्ट को ये रिस्पॉन्ड करना था एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, मतलब सब्जेक्ट को एक सिचुएशन को सोच के, जो सिचुएशन लिखी हुई है उसको पढ़ के अपना उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स देना था। तो बट तुम्हारे जैसे बच्चों के साथ जो लाइक 11th 12th वाले हैं, या 10th 11th 12th वाले बच्चे, उनके साथ या बड़ों के साथ टेस्ट को यूज किया जाता है, करियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, इन सब चीजों में हम इसको यूज करते हैं। तो इतना ही था सेल्फ रिपोर्ट मेजर। अब सेल्फ रिपोर्ट मेजर के बारे में थोड़ी सी और चीजें जो तुम्हें जानने की जरूरत है, जैसे, और ये तो कुछ कुछ डायमेंशन थे, इसके अलावा और डायमेंशन भी सेल्फ रिपोर्ट मेजर में और भी टेस्ट हैं जो मेजर करता है, जैसे ऑथेरियन सॉरी अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है जब तुम एज अ तुम्हें लगता है कि तुम हो शहनशाह, तुम हो बादशाह, तुम हो तानाशाह, मतलब तुमने जो बोला वही लोग करेंगे, अथॉरिटेरियनिज्म। लोकस ऑफ कंट्रोल, जब तुम्हें लगता है कि जो भी सिचुएशन हो रही है या तो वो मेरे कंट्रोल में या तो वो मेरी किस्मत पे, ठीक है। तो मतलब किस्मत, तुम अपने सिचुएशन जो तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तुम उसको या तो बोलते ये मेरी वजह से है, ये मेरी कंट्रोल में है, या ये मेरी किस्मत की वजह से। ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक, ठीक है। ये कुछ और डायमेंशन है जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स मेजर करता है, असेस करता है, ठीक है। लेकिन क्या सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हाँ, 2 प्रॉब्लम है, एक है सोशल डिजायरेबिलिटी और एक है एक्विजिशंस। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होता है, सोशल डिजायरेबिलिटी का मतलब ये है जब मैंने तुम्हें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, तुम अपनी ट्रू फीलिंग उस पर नहीं दिखाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मुझे ना, मेरे रिस्पॉन्सेस कोई पढ़ लेगा और फिर उसको मुझे जज करेगा, तो उससे बेहतर है कि मैं ना अपनी रिस्पॉन्सेस बताता ही नहीं हूँ, मैं कुछ और बता देता हूँ, तो मैं ना, मुझे जज फील नहीं होगा, मुझे ना कोई मुझे एम्बेरेस्ड फील नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मेरी रिस्पॉन्स पढ़ लेगा, कोई मुझे जज करेगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। तो तुम सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में अपना आंसर इसमें करते हो,
और एक्विजिशंस क्या होता है? एक्विजिशंस मतलब तुम्हारे पास रिस्पॉन्स जैसे 10 क्वेश्चन है और उसमें यस या नो का ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम्हें यस करना है या नो ही करना है। तो तुम क्या करोगे? एक्विजिशंस में क्या होता है, हर आइटम के तुम यस 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 ही डाल दो, या हर ऑप्शन के लिए तुम नो 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 ही डाल दो। ये होता है एक्विजिशंस। कि टू अग्री विथ आइटम्स और क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तुम्हें तुमने पढ़ा तक नहीं कि इसमें क्या लिखा है, तुमने बस हमें यस 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 कर दिया। इससे क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है हमें सही रिस्पॉन्सेज मिलेंगे? नहीं, इससे हमारा जो असेसमेंट की जो मतलब पर्सनालिटी की जो असेसमेंट है वो रिलायबल कम हो। ठीक है, तो यही है कि इस टाइप का टेस्ट जब हमें करना होता है तो हमें काफी एक्सपर्टीज लगता है, हमें काफी ट्रेनिंग लगती है, हमें काफी स्किल्स लगते हैं इसको करने के लिए। और तुम्हें अगर तुम कभी भी फ्यूचर में इसको करो तो प्लीज ऐसा कभी भी करके इसकी इंटरप्रिटेशन करके, अगर तुम अपने दोस्तों पे तुम कर रहे हो तो अपने दोस्तों पे ये करके और उनको इंटरप्रिटेशन मत बताने लग जाना कि तू ऐसा है तू वैसा नहीं, क्योंकि हम जब इंटरप्रिटेशन करते हैं हम बहुत चीजों को सोच समझ के कंसिडर करके फिर हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी एंड सेल्फ रिपोर्ट मेजर अंडर असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, है ना? इतना अपन लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब जो तुम्हारी शाम की जो 7 बजे की क्लास होगी उसमें हम लोग ये वाली चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो इस चैप्टर तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स तो हम शाम में ही करेंगे। तो टिल देन आई होप तुम्हें मैंने अब तक जितना पढ़ाया तुम्हें समझ में आया, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, इन केस अभी भी कोई डाउट होगा, अगर तुम्हें लगा कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन के वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना या मुझे मेल कर देना। मेल आईडी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ठीक है, टिल देन अपना ध्यान रखो। लंच तुम भी कर लेना, टाइम से लंच कर लेना। आई अच्छा नहीं, तुम तो लंच कर चुके हो ना? हाँ हाँ। अच्छा, शाम का स्नैक्स अच्छे से कर लो। ठीक है, फिर 7 बजे अभी अभी अपन लोग मिलेंगे, फिर हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी पढ़ते हैं। ओके, तो टिल देन टेक केयर, सी यू इन एन आवर। Yes, see you in an hour. Till then, take care. Tata.